ओके, सो आई थिंक आई एम लाइव नाउ। आई कैन स्टार्ट। नमस्ते आप सभी को। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर अभिलाषा गोयल। मैं एक गायनिक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, जिसे स्त्री रोग कैंसर विशेषज्ञ भी कहते हैं। मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर में एसोसिएटेड हूँ, उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको इन ब्रीफ बताऊंगी कि गायनिक कैंसर्स क्या होता है। तो गायनिक कैंसर्स वो कैंसर्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स में होते हैं। इनमें कौन-कौन से कैंसर्स आते हैं? इनमें स्टार्ट करते हैं हम यूट्रस से। यूट्रस जिसको हिंदी में बच्चेदानी भी कहते हैं। तो उस यूट्रस में अगर कैंसर होता है, वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो उसको यूट्रस कैंसर कहते हैं। इसके बाद फिर आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का जो मुँह होता है, उसको सर्विक्स कहते हैं। उसमें अगर कैंसर होके बाकी बॉडी में फैल जाता है, तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। फिर इसके अलावा यूट्रस के आसपास 2 छोटे-छोटे ओवरीज़ होते हैं, अंडाशय जिनको कहते हैं। इनका काम होता है हर महीने अंडे बनाना। तो इनमें ओवरीज़ में अगर कैंसर हो जाता है, तो उसको ओवेरियन कैंसर कहते हैं। और इसके अलावा कुछ रेयर टाइप के कैंसर होते हैं, वजाइना, वो सब काफ़ी रेयर होता है। और फिर लास्ट में आता है ब्रेस्ट कैंसर, जिसे स्तन का कैंसर भी कहते हैं। तो ये सारे गायनिक कैंसर्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पे, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर आज के इस छोटे से टॉक में मैं आपको ब्रीफली बताऊँगी सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं हम। और लास्ट में स्क्रीनिंग क्या होती है सर्वाइकल कैंसर की, मैं आपको बताऊँगी बाद में स्क्रीनिंग क्या होती है और कोई वैक्सीन है क्या इसके लिए अवेलेबल। सो ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस टॉक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। क्या होता है कैंसर? तो इसके लिए यू विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैंसर फर्स्ट। सो कैंसर इज बेसिकली एनी ग्रोथ ऑफ सेल्स इनसाइड द बॉडी। किस कोई भी ऑर्गन जो होता है उसमें ग्रोथ होती है और फिर वो उस ऑर्गन में ग्रोथ शुरू होती है, एक ट्यूमर बनना शुरू होता है, एक गठान बनना शुरू होती है और फिर वो धीरे-धीरे बाकी ऑर्गन्स में फैल जाती है। तो इसको कैंसर कहते हैं और अगर ये सर्विक्स से शुरू हो रहा है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि स्टेजेस क्या होती हैं। तो हर एक कैंसर जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है, 1, 2, 3, 4। सो सर्वाइकल कैंसर में भी हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 रेफर होता है कि इफ द कैंसर इज स्टार्टिंग फ्रॉम सर्विक्स और अगर वो वहीं का वहीं है, उस ऑर्गन से कहीं और नहीं फैला है, तो उसको स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2 में वो सर्विक्स के पास के ऑर्गन्स में थोड़ा फैला है, पर बाकी और कहीं नहीं गया है। सर्विक्स से यूट्रस में गया है, थोड़ा साइड में गया है, थोड़ा-सा नीचे वजाइना की तरफ आया है। तो दैट इज़ स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होता है और सर्विक्स के आसपास के ऑर्गन्स में फैल गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किडनी इन्वॉल्व हो जाती है सर्वाइकल कैंसर के केसेस में, तो उसे स्टेज 3 कैंसर कहते हैं। और फिर स्टेज 4 कैंसर अगर है कि वो पूरी बॉडी में फैल जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ स्टेज 4 कैंसर। तो ऐसे हर एक कैंसर का हम स्टेजिंग ऑपरेशन करते हैं। अब ये सर्वाइकल कैंसर कितना कॉमन है, वी शुड नो दैट आल्सो। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? तो वर्ल्ड वाइड की विश्व की पूरी महिलाओं में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर 4th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इन फीमेल्स है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अकरिंग इन फीमेल्स जस्ट आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया की महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर और उसके जस्ट बाद आता है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड कितने केसेस आते हैं? वर्ल्ड वाइड अराउंड 6 लाख न्यू केसेस सर्वाइकल कैंसर के पर ईयर आते हैं, 6 लाख। एंड आउट ऑफ दी 6 लाख अराउंड 1 टू 1.25 लाख सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। तो इससे आपको ग्रेविटी समझ आएगी कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर कितना कॉमन है और पूरे विश्व के कंपैरिजन में इंडिया में कितने ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ईटियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज सर्वाइकल कैंसर अकर्स बिकॉज ऑफ अ वायरस। एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण 90% ऑफ द केसेस अकर बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ अ वायरस विच इज कॉल्ड एज HPV वायरस। ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ओके, उसके इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन होता है और 10 से 15 साल बाद अगर वो इन्फेक्शन परसिस्ट रहता है तो इट माइट गिव राइज टू कैंसर।
ठीक है। अब तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये कैंसर कॉज कर सकते हैं? तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं वो रिस्क फैक्टर्स जो सेक्सुअल इन्फेक्शन बढ़ाएंगे एचपीवी का, वो रिस्क फैक्टर्स जिससे एचपीवी का इन्फेक्शन ज्यादा होगा, और फिर वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे इन्फेक्शन अगर हुआ तो इन्फेक्शन होने के बाद कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं अर्ली मैरिज, कम उम्र में शादी होना, कम उम्र में बच्चे पैदा करना, ज्यादा बच्चे पैदा करना, मल्टीपैरिटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, अनसेफ सेक्स का प्रैक्टिस करना, स्मोकिंग करना, इम्यूनिटी वीक होना, जैसे एचआईवी या बाकी डिजीजेस के कारण इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं जिससे एचआईवी एचपीवी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ता है, और अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो फिर कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, एचपीवी जो है वो बहुत कॉमन है, मतलब एटलीस्ट 80% फीमेल्स को एचपीवी इन्फेक्शन होता है, पर सब में कैंसर नहीं बनता है। ये सिर्फ कुछ फीमेल्स हैं जिनकी या तो इम्यूनिटी वीक होती है या जिनमें रिपीटेड ट्रॉमा टू सर्विक्स होता है, सिर्फ उनमें ये इन्फेक्शन विल गो ऑन टू कॉज कैंसर। ओके, सो ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये रिस्क फैक्टर्स है किसी फीमेल में और उसको एचपीवी इन्फेक्शन हुआ, तो इट इज मोर लाइकली कि उस फीमेल में दिस विल लीड ऑन टू कैंसर। ओके, अब कौन सी एज में ये मोस्ट कॉमनली होता है? तो इट अकर्स इन 40 to 50 ईयर्स की एज में ये कैंसर ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके हमारे पास आता है। तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज इरेगुलर ब्लीडिंग। ओके, इरेगुलर ब्लीडिंग कितने फॉर्म से हो सकती है, क्या होता है इरेगुलर ब्लीडिंग? तो इरेगुलर ब्लीडिंग इज, एक तो ये फॉर्म से हो सकती है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना, पीरियड तो आता है टाइमली पर बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो गई, स्पॉटिंग हो गई। फिर सेकंड थिंग इज पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, कॉइटस के बाद ब्लीडिंग आना, दैट इज समथिंग टू बी सीन कि क्यों हो रहा है। फिर एक है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, 50 साल की एज के बाद फीमेल्स के पीरियड आना बंद हो गए हैं, मीनोपॉज है सेट इन, मीनोपॉज सेट इन होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट कि क्यों हो रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर यू शुड गो एंड विजिट योर गायनेक। ठीक है, ये इरेगुलर ब्लीडिंग बताया। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा डर्टी वाइट डिस्चार्ज आना, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज तो हर किसी को आता है, पर अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उसमें स्मेल ज्यादा आ रहा है, तो फिर यू शुड गो एंड हैव अ चेकअप डन। अगर कैंसर ज्यादा स्टेज में बढ़ जाता है तो यूरिनरी कंप्लेंट्स भी हो सकती है, पेशेंट को यूरिन करने में दिक्कत हो सकता है। अगर बॉवल कंप्रेशन होता है तो मोशन करने में भी दिक्कत हो सकती है, पेन हो सकता है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है। ठीक है, अब पेशेंट आया हमारे पास, हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। अगर ट्यूमर बड़ा है तो इट इज सीन, हमें दिख जाता है, हम उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी कहते हैं उसको, और फिर वो छोटा टुकड़ा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए जाता है। वो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में हमें एग्जैक्टली पता पड़ जाता है कि कैंसर है कि नहीं है, अगर है तो क्या टाइप है। ठीक है, ये तो अगर इफ वी कैन सी द ट्यूमर। अगर अर्ली स्टेज है, बहुत ज्यादा ट्यूमर नहीं देख सकते हैं, तो उसके में भी 2-3 टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं। एक पैप्स टेस्ट होता है, पैप्समियर जिसको कहते हैं, एक एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है। तो इसके बेसिस पे वी गेट एन आइडिया कि कैंसर का रिस्क है कि नहीं है। ठीक है, और कैंसर है कि नहीं है ये हमको इन टेस्ट से पता पड़ जाता है। तो ये सारे टेस्ट के बेसिस पे वी गेट टू नो वेदर द पेशेंट हैज सर्वाइकल कैंसर और नॉट। एक बार हमें पता पड़ जाए फिर हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग मतलब क्या? मैंने आपको शुरू में बताया था 4 स्टेजेस होते हैं। तो वी नीड टू स्टेज द पेशेंट, कौन सा स्टेज है उसके लिए भी फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट प्रोफाइल। या तो सोनोग्राफी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो पेट स्कैन कराएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस विल सी कि पेशेंट का स्टेज क्या है। वाई स्टेजिंग इम्पोर्टेंट? क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट वो स्टेज पे डिपेंड करता है। ओके, सी वन थिंग यूल नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी एक सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट का ट्रीटमेंट इज नॉट द सेम एज एनी अदर पेशेंट। हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द पेशेंट एंड एनी अदर इन्वॉल्वमेंट। ओके,
तो ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है, स्टेजेस 1 में, तो हम उसको ऑपरेशन कर देते हैं। इट इज़ कंप्लीटली क्योर्ड बाय ऑपरेशन अलोन। फिर ऑपरेशन के बाद जो पूरा स्पेसिमेन निकलता है, वो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के लिए जाता है। उस हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में के बेसिस पे वी डिसाइड कि ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। ओके, कभी-कभी पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, द पेशेंट हैज़ टू बी ऑन फ़ॉलो-अप। कभी-कभी ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सिर्फ़ रेडिएशन मतलब सिकाई की ज़रूरत होती है और कभी-कभी ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रेडिएशन और कीमोथेरेपी मतलब सिकाई और इंजेक्शंस दोनों की ज़रूरत होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ये फिक्स्ड नहीं होता है, कुछ क्राइटेरियाज़ हैं हमारे पास, वो क्राइटेरिया अगर फिट होते हैं तो फिर पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाता है। फाइन। ये तो बताया मैंने स्टेज 1। अगर एडवांस स्टेजेस में होता है 2, 3 या 4 तो फिर वी डोंट गो फॉर ऑपरेशन, तो सीधे वी गो फॉर कीमोथेरेपी एज़ वेल एज़ रेडिएशन। सिकाई लगती है और इंजेक्शन देते हैं सब में, ठीक है? फिर डिपेंड करता है, जैसे अगर स्टेज 3-4 में पेशेंट आता है, किडनी इन्वॉल्वमेंट के साथ आता है। ऐसे सर्वाइकल कैंसर्स अगर ज़्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं तो इनमें किडनी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे पेशेंट को पहले हमें किडनी सेव करनी पड़ती है। किडनी सेव करने के लिए कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है एंड देन वी गो ऑन टू ट्रीट कैंसर, ठीक है? क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर बॉडी में फैलता है और किडनी के जो पाइप्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको कंप्रेस करता है। तो यूरिन बनना बंद हो जाता है, किडनी फूलने लगती है धीरे-धीरे, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है और धीरे-धीरे किडनी गोज़ इंटू फेलियर। फाइन, तो अगर उस स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता है, तो पहले वी हैव टू सेव किडनी। एक छोटा-सा ऑपरेशन करना पड़ता है, या तो डीएचए स्टेंट डालते हैं, नहीं तो पीसीएन करते हैं। वो करके फर्स्ट हम किडनी को बचाते हैं। फिर एक बार किडनी का फंक्शन ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर हम कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ द पेशेंट, ठीक है? अब मैं आती हूँ कि इस कैंसर से कैसे बच सकते हैं हम। अभी तक तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, ठीक है? तो स्क्रीनिंग नाम की एक चीज़ होती है। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग ये होता है कि आप पीरियोडिकली आपके डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं कैंसर बन तो नहीं रहा है। हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेते हैं थ्रू स्क्रीनिंग, ठीक है? तो ये पीरियोडिकली स्क्रीनिंग होना चाहिए। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए वी हैव अ वेरी गुड स्क्रीनिंग इन प्लेस, ओके? तो हर एक पेशेंट को स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। स्क्रीनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं? तो 20 साल की एज तक तो फीमेल्स को कोई भी स्क्रीनिंग का ज़रूरत नहीं होता है। फिर 20 साल की एज के बाद 21 इयर्स के एज से स्क्रीनिंग शुरू होता है। स्क्रीनिंग में आपको हर 3 साल में 1 बार अपने गायनेक के पास जाना होता है और पैप स्मीयर कराना होता है। पैप स्मीयर इज़ अ वेरी सिंपल ओपीडी प्रोसीजर। आप आते हैं, नीचे से एक पानी की जाँच होती है, वो लेते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं और विदिन अ फ्यू आवर्स आपको रिपोर्ट मिल जाता है। ओके, सो जस्ट ये सिंपल सी चीज़ आपको हर 3 साल में करनी होती है। यू कैन डू इट टिल 65 इयर्स ऑफ एज। और अगर आप 30 की एज के बाद आप 2 टेस्ट अगर एक साथ कराते हैं, एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है और एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है। ये दोनों कराते हैं, दोनों नेगेटिव है तो आप ये 3 साल का इंटरवल 5 साल तक भी एक्सीड कर सकते हैं। अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव है तो आप 5 साल में एक बार अपने डॉक्टर के पास जाइए, ये टेस्ट कराइए एंड देन यू विल बी श्योर कि आपको एटलीस्ट एडवांस स्टेज में कैंसर पकड़ में नहीं आएगा। हम ये स्क्रीनिंग के मेथड से अगर कैंसर होगा भी तो हम बहुत अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लेंगे। ये होता है, ठीक है? और 65 इयर्स की एज के बाद स्क्रीनिंग का ज़रूरत नहीं होता है, फिर हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आती हूँ लास्ट में, दैट इज़ वैक्सीनेशन। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें वैक्सीन का ज़रूरत है क्या? वैक्सीन है क्या इस कैंसर के लिए? तो हाँ, डेफिनिटली वी हैव अ वैक्सीन फॉर दिस कैंसर। कौन-सी एज में देना होता है? तो ये 11 से 12 इयर्स की गर्ल्स को देना होता है, ठीक है? किनको देना होता है? इट शुड बी गिवन टू ऑल गर्ल्स 11 टू 12 इयर्स। आप 11 से 12 साल की उम्र में नहीं मिला तो बाद में दे सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल बाद में भी दे सकते हैं। 26 इयर्स की एज तक वी कैन गिव द वैक्सीन। और अभी एक नई वैक्सीन आई है, वो 45 इयर्स तक की एज तक भी हम दे सकते हैं फीमेल्स को, ठीक है? कितने डोजेस लगते हैं इसके? अगर 15 साल से छोटी है फीमेल तो 2 डोज़ लगते हैं, अगर 15 साल से बड़ी है फीमेल तो 3 डोज़ लगते हैं। इट इज़ गिवन एट एन इंटरवल। पहले आज देंगे, फिर उसके 2 मंथ्स बाद देंगे, फिर आज से 6 मंथ्स बाद देंगे, ऐसा। तो ऐसे करके पूरे डोसेज़ होते हैं वैक्सीन के। तो दिस वैक्सीन इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इट शुड बी गिवन टू ऑल गर्ल्स, ठीक है?
वैक्सीन किसको नहीं लेना चाहिए? तो कोई ऐसे लोग जो एलर्जी है जिनको बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स के लिए वैक्सीन या किसी भी चीज़ के लिए, तो बस उन लोग को नहीं लेना चाहिए और अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो दैट प्रेग्नेंट पेशेंट शुड नॉट टेक द वैक्सीन, बट शी कैन टेक द वैक्सीन जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी इज़ ओवर। ओके। और अब शॉर्ट में मैं आपको बता दूँगी कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज़ अ कैंसर जो हम क्योर कर सकते हैं और 60 से 70% पेशेंट्स कैन लिव अप देयर फुल लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट। तो आप ये मत सोचना कि कैंसर है, वी कैन नॉट ट्रीट इट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू शुड विज़िट योर ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, आप पूरे ठीक भी हो जाएँगे। ओके। सो दिस वाज़ इन शॉर्ट. I tried to cover most the important things. Now, if you have any questions, you can put up those questions. I'll try to answer as many as possible. Okay, so I have a few questions with me. The first question is, what is the best treatment for cervical cancer? See, I think I've already covered this question. The best treatment for cervical cancer depends upon the stage. ओके अगर स्टेज 1 होता है तो ऑपरेशन करते हैं, स्टेज 2 या उससे ज़्यादा होता है तो रेडिएशन प्लस कीमो लगता है। अगर स्टेज 3 किडनी इन्वॉल्वमेंट के साथ आता है तो पहले किडनी को ट्रीट करना पड़ता है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टेज। यू कैन नॉट कंपेयर ट्रीटमेंट ऑफ वन पेशेंट टू अनदर। Fine. Then next question, Kavita is asking, is stage 4 cervical cancer serious? Yes, definitely. Stage 4 cervical cancer is a very serious condition. 5 year सर्वाइवल रेट स्टेज 4 कैंसर में तो काफी कम होता है, अराउंड 30% के आसपास होता है, बट अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबेका इज आस्किंग, हाउ कैन वी प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? So I think that also I have covered in my talk. Cervical cancer को prevent करने के लिए 4-5 things आते हैं. सबसे पहले vaccination. All girls starting from 11 years old should get the vaccination. Vaccine बहुत safe है और बहुत effective भी है. Second is screening. स्क्रीनिंग होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर का 20 इयर्स की एज के बाद टिल 45 इयर्स ऑफ टिल 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, स्क्रीनिंग से आप प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करना, नॉट हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, नॉट हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी एट एन अर्ली एज, यूजिंग बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये सारे चीजें आप यूज करोगे तो बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस यू कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। ओके, देन next question, Madhvi is asking, what is the solution for cervical cancer? Solution for cervical cancer, I have already answered this question. And then what is Bhavna is asking, what is the primary prevention of cervical cancer? This also I just told you. Primary prevention of cervical cancer is by vaccination. Vaccine आप कराइए सबको और safe sexual practices so that you do not get the HPV infection. Okay. Then next is, what is the first cervical cancer symptom? The first cervical cancer symptom mostly in majority of the patients will be irregular uterine bleeding. I told you. And irregular bleeding can be in any forms. It can be intermenstrual bleeding, it can be postcoital bleeding, or it can be postmenopausal bleeding. Along with that, discharge can also be there. So this will be the symptoms mostly of cervical cancer. One second, I'll go on to the other questions. Yeah, the next question, Lakshmi Mishra is asking, who should go for screening for cervical cancer? See, I told you each and every female should go for screening for cervical cancer. Okay, so the screening starts from 21 years of age and it continues till 65 years of age. So all of these patients, like all of these females, should go for screening of cervical cancer. Okay. So the next question is, do you still have periods with cervical cancer? See, with cervical cancer, yes, definitely you will have periods so long as you didn't get any treatment for it.
Okay, once you get the treatment for it, whether it will be operation or it will be radiation, so after the treatment, you will not get periods. But yes, so long as you do not take any treatment for that, yes, definitely you'll have periods. Next question is, one of my relatives has cervical cancer. I want to know if it can spread from one person to another. See, yes, this is a very good question. Cervical cancer cannot spread from one person to another by touch or by eating together or by spending some time together. No. I have already told you that cervical cancer occurs by HPV infection and it is sexually transmitted. So, yes, if you are involved with the person sexually, then yes, there is a chance of spreading the infection and hence catching cervical cancer. But if you're not sexually involved with the person, then no, there is no chance of of getting the cancer. Then next question, Lakshmi Mishra is asking, what is the cost of the vaccine for cervical cancer and where can we get it? So the cost will be somewhere around 1800 rupees, somewhere around that, and you can get it from any gynec nearby you. Okay, so you should consult your gynec for the vaccination and get it done for all girls and females. Next question is Navlax is asking, I have had a uterus removal operation. Do I need to go for screening now? See, if along with the uterus, your cervix is also removed. Okay, then, and if you don't have any history of cancer, then you don't need to go for screening. Okay. But if you have had any history of cancer, then yes, you should continue screening. And if your cervix was not removed at the time of operation, then yes, you need to undergo screening. Then Sonam Patel is asking, what is the main cause of cervical cancer? I have already told Sonam that the main cause of cervical cancer is infection with HPV virus. Okay. I'll see if there are any more questions left. I think I'm done with the majority of the questions. So this was in short, in brief about cervical cancer. I tried to cover the most important things which are relevant to you. Okay. And if you have any further questions, you can ping me on the website. And the thing is Goyal. With that, you can log into my account and ask me any question if you have. Okay. So in short, I have tried to cover the important things. The majority of things which I would like to tell you is that don't fear by the name of cancer. Okay, cancer, cervical cancer especially, is a treatable disease. We have very nice treatments for that. So you should consult your oncologist and start the treatment as soon as possible. Okay, so I think I'm done with it. If there's any more thing, you can let me know. Thank you.